प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तर कार्य के अंतर्गत आज हम प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और अपनी कक्षा कार्य कापी में लिखने का प्रयास करेंगे। कल हमने लासा की ओर पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को समझा था, सुना था और लिखने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग कक्षा कार्य पूरा कर लिए होंगे। अब आइए चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या 8 से शुरू होते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? ठीक है, तो सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे। गंडे का जो बिंदी है वो सुमति वाले छोटाओं की मात्रा में मिल गई है, तो ग पर बिंदी आप उससे लगा देंगे। गंडे बनाकर दिया करते थे, उस दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। तो इस तरह से सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं आपने जानी। नंबर 1, मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। नंबर 2, उनके परिचय एवं सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। तीसरा, सुमति यहाँ के धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होते थे और सुमति का काम सबको बोध गया का गंडा प्रदान करना था। लोग गंडे को पाकर धन्य महसूस करते थे। सुमति स्वभाव से सरल थे, मिलनसार थे, स्नेही थे और मृदु थे। केवल तभी लोग उन्हें उचित आदर, उचित सम्मान देते थे। सुमति बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे तथा तिब्बत का उन्हें अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी था। यदि ऐसा न होता तो शायद तिब्बत प्रदेश में वे पूरे प्रदेश में यहाँ वहाँ आने जाने में कठिनाई का अनुभव करते, लेकिन उन्हें ज्ञान था, इसलिए वे कठिनाई का अनुभव नहीं करते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। सामान्यतया लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा को देख कर किया जाता है। हम उसके पहनावा को देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। तो आप लिखेंगे, मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और महापुरुष साधारण वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों, बुरे विचारों, मलिन विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब उधर, दूसरी ओर गरीब व्यक्ति का चरित्र भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए वेशभूषा ही किसी के बड़प्पन का पैमाना नहीं है। कीचड़ में खिलने वाला कमल भी
अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आइए एक बार और समझें। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उन्हें दुत्कार देते हैं। दुत्कारना समझते हैं? कुत्ते को हम दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। तो आप अपने लिए लिखेंगे, मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अनेक संत महात्मा भिक्षु लोग साधारण वस्त्र पहनते हैं, फिर भी वे भले इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा का ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। लेकिन अच्छी वेशभूषा में बुरे विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति का भी चरित्र श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने वाला कमल भी अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। टिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है, जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया जाता है। इस तरह से तिब्बत का जो भौगोलिक चित्र है, शब्द चित्र है, वो आपके सामने उपस्थित है, जो कि हमारे शहर से बिल्कुल भिन्न है। अब इसका एक उत्तर एक बार और समझने का प्रयास करें। यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। यहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंच डाँड़े हैं, जो खतरनाक जगह हैं। ये डाँड़े नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, दूसरी ओर भीटे हैं, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है, जिसका नाम टिंगरी है, जो पहाड़ों से घिरा है। यहाँ की जो विचित्र जलवायु में, यहाँ की लिखेंगे ना, यहाँ की लिखा है, यहाँ की विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है, मस्तक जलता है, जबकि कंधा और पीठ की तरफ ठंडे हो जाते हैं। मतलब कि जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ गर्म होता है, जहाँ नहीं पड़ती हैं वहाँ ठंडा हो जाता है। तो यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह भिन्न है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी जलवायु हमारे आसपास नहीं है। प्रश्न संख्या 12 से पहले प्रश्न संख्या 11 के बारे में आप जान लें। आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 11 आज का आपका होमवर्क है। आप भी कहीं न कहीं यात्रा किए होंगे, कहीं न कहीं गए होंगे। आपको कक्षा कार्य कॉपी में उस यात्रा का अनुभव अपने शब्दों में एक पैराग्राफ में लिखना है। एक पैराग्राफ मतलब बड़ा पैराग्राफ, कम से कम 1 पेज लिखिए कि आप कहाँ गए, किस तरह गए, आपने वहाँ क्या देखा और आपका कैसा अनुभव रहा। ठीक है। एक उदाहरण के लिए,
जैसे ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के रवाना हुए। अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर चली थी कि अचानक वह घरघरा कर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे। रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतर कर देखा पर उन्हें भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की जिससे कुछ सहायता प्राप्त हो सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था। शाम होने जा रही थी। हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया होगा। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फ़ोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया। हम लोग रात में 12:30 बजे देहरादून पहुंच पाए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा हुआ दिन जो पहले बीत चुका है वे हमें बरबस याद आ जाता है। इस तरह आपको एक उदाहरण दिया गया। आप इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर के और प्रश्न संख्या 11 को अपनी कक्षा कार्य कॉपी में एक पैराग्राफ में अवश्य लिखें। यही आज का आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। इसके बारे में मैंने गूगल मीट क्लास में बताया था। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। तो आप देख लें, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ हैं। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद ने लिखी है, कहानी है। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत है जो कि राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद रेखा चित्र है। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया रिपोर्ताज है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध है। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुएं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण है। ठीक है, इस तरह से यह विधा बाकी पाठों से, बाकी विधाओं से अलग है। तो आप फिर से इसे समझने का प्रयास करें। क्षितिज के पाठ विधाएं इस प्रकार हैं। पाठ विधा, ठीक है, विधा पहला कॉलम पाठ, दूसरा कॉलम विधा। आप एक कॉलम बना लेंगे, उसमें लिखेंगे 2 बैलों की कथा कहानी है। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद संस्मरण है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया रिपोर्ताज है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना निबंध है। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है, न कि मानव चरित्र का चित्रण जैसा कि अन्य विधाओं में होता है। इसके पश्चात हम भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पौ पटने वाला था कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग तरीकों में लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ये प्रश्न है। इस वाक्य को एक वाक्य को कहने का तरीका अलग अलग होता है।
और जबकि वे वाक्य निरर्थक नहीं हो जाते और सार्थक ही रहते हैं, बस हमारे कहने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो वाक्य दिया गया है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, इसे आपको दो तरह से लिखना है। मान लीजिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ये भी लिख सकते हैं। और कभी कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है और कभी लगता था कि पीछे जा रहा है, ये भी बना सकते हैं। इस तरह से दो उदाहरण आपको दिए गए, दोनों को आप लिखें। प्रश्न संख्या 14 में ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। और तिब्बत की यात्रा में तिब्बती भाषा के आंचलिक शब्दों की भरमार है। कुछ शब्दों का उदाहरण यहाँ दिया गया है, बाकी 10 शब्द आप स्वयं छांट करके किताब से लिखें। यह आपका गृह कार्य है। सब आपको रेडीमेड मटेरियल नहीं दिया जाएगा, कुछ आप भी करें। पाठ खोल लें, अच्छी तरह पढ़ें। जो आपको लगता हो कि हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, कुछ अजीबोगरीब सुनने में लग रहा है, तो वह तिब्बती भाषा का ही होगा। उसे आप अंडरलाइन करें और उसे अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, सब आपको रेडीमेड नहीं दे दिया जाएगा। तो भरिया, राहदारी, कुची कुची, भीटा, गांव गिराव, चोंगी। चोंगी में देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, डाड़ा, थुकपा, कंजूर, खोटी आदि। बाकी आपको किताब की सहायता से लिखना है, कम से कम 10 शब्द आपको और लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। गृह कार्य से भागिए मत, उसे पूरा करने का प्रयास करिए। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अच्छे विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, आप भली भांति जानते हैं। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हों, किसी शब्द की विशेषता बता रहे हो, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हो। यहाँ भी कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। तो जरूरी नहीं कितने ही विशेषण हो, और भी हो सकते हैं। तो और अगर हैं तो आप उसको भी छांट के लिख सकते हैं। तो इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी। चीनी मतलब चीन में रहने वाले चीनी, खाने वाली चीनी नहीं। खाने वाली चीनी तो फिर संज्ञा शब्द हो जाएगा। बहुत से, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, चिरी बत्तियाँ। और भी जो भी इस पाठ में विशेषण शब्द दिए हुए हैं उनको आप छांट करके जोड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि जितने दिए हुए हैं इतने विशेषण शब्द होंगे, और भी हो सकते हैं। मुझे यह भी देखना है कि आप कितना खोज सकते हैं। जो मेरा लिखाया हुआ है उसको आप ऊपर लिख देंगे, नीचे आप अपने द्वारा छांटे हुए शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लहासा की ओर पाठ समाप्त हुआ। अब आपको अगली क्लास में अगला पाठ पढ़ाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि अगली क्लास तक आप पीछे का तीनों पाठ पूरा कर चुके होंगे, जिसमें 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, कबीर दास, ये 3 पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इन पाठों के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आपने लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। ऐसे कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो नहीं किए होंगे। तो कभी भी जब भी मांगा जाएगा आपको कापियाँ जमा करने के लिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरा करना होता है, नहीं पूरा करना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में होंगी। धन्यवाद।